अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जोया अलीशा अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जान ने मुझे मिस किया, बहुत ज्यादा। वो लबों का मिलाप करवा कर पीछे हुआ। इसके चेहरे को गहरी नजरों से देखकर अपने दिल की तस्कीन के लिए इससे सवाल किया। इसकी छोटी सी नाक को अपनी नाक से रब करते हुए लबों से चूम लिए। नीचे झुककर इसे अपनी गोद में उठाकर पास ही रखे हुए किंग साइज सोफे पर बैठ गया। इसे भी अपनी गोद में एक साइड को टांगे किए हुए बच्चों की तरह बिठाए हुए था। वो भी अपने मीर के गले में अपनी में आप ही बाहों का हार डालकर इसके कंधे पर सर रखे हुए थी। चलो मेरी जान ने जितना मिस किया है अपनी होठों से यहाँ पर किस्सा करके बताओ। शरारती से लहजे में से अपने होठों पर उंगली से पॉइंट करते हुए कहा। मीर आप अकेले रहकर कुछ ज्यादा ही शरारती नहीं हो गए? इस बार इ- इसके बाजू पर प्यार से चुटकी काटते हुए मुस्कुराई। मेरी प्यारी बीवी, इसमें शरारती होने वाली कौन सी बात है? मैंने तुम्हें जितना मिस किया है इसका कुछ हिस्सा तो मैंने तुम्हें आते ही जाहिर कर दिया। वो मिरा की पंखुड़ियों को अच्छी खासी मुश्किल में डालकर वो सिर्फ कुछ हिस्सा ही कहते हुए बोला था। अगर तुमने मुझे मिस किया है तो फिर तुम भी जाहिर करो। इसे अपनी गोद में बिठाए हुए लब इसकी गर्दन पर रखकर छोटे छोटे नरम गरम लम्सों की बारिश कर रहा था। अपनी ब्यूटी बोन पर मेरे लबों के लम्स से मिरा की आवाज लड़खड़ाने लगी। मिरा की आवाज लड़खड़ाने पर मी, मीर के अनाबे लब मुस्कुराए। अपने शर्ट के अंदर से मीर के सख्त हिद्दत ज़दा हाथों का लम्स महसूस करके वो सुबह कर इसकी गोद से उठने लगी थी कि मीर ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसकी कलाई को पकड़कर अपनी जानिब वापस खींचते हुए सोफे पर गिराया। खुद एक घंटा फोल्ड किए हुए दूसरा पांव जमीन पर रखकर इसके ऊपर झुका और झुकता ही चला गया। मम्मा मीर, आप कुछ खाएंगे नहीं? अटक अटक कर कहा। आपको भूख नहीं लगी? मिरहा ने इतनी तेजी से होने वाले मीर की हरकत से बचने के लिए अच्छी बीवी बनकर खाने का पूछा था। मुझे भूख लगी है और प्यास भी, और अच्छी बीवी होने का सबूत देते हुए मुझे अपनी भूख और प्यास मिटाने दो। आज अगर कोई ड्रामेबाजी की तो मिरहा की बच्ची, आज मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। इसके निचले होंठ के किनारे को दांतों से हल्का सा दबाव देते हुए मुस्कुरा दिया। वो इसके ऊपर से उठता हुआ लाइट को ऑन करके आया था। महदूद सी रोशनी में मिरहा को बल साथ देखकर मीर को सब्र नहीं आ रहा था। एक हाथ सर के नीचे और दूसरा टांगों के नीचे से गुजारते हुए इसे उठाकर बेड पर ले जा रहा था। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि मैं आज हमारे घर पर रुकी हुई हूँ? मिरा के दिमाग में अपना सवाल फिर से गर्दिश कर रहा था। जालिम लड़की, मेरी हालत देखकर तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी जवाब देने के मूड में हूँ? इसे बेड पर नरमी से लिटाते हुए इसके इस पर गिरने वाले अंदाज से झुका। मगर मुझे पहले मेरा जवाब चाहिए, जिद्दी अंदाज से बोले। मुझे कुछ लम्हों की मोहलत दे दो जालिम बीवी, इसके बाद तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मिरा की बच्ची, तुम मेरे प्यार से बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो। लगता है तुम्हारे होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। दूंगा, तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा। मगर सीधी सी बात है, पहले मैं अपने नाराज दिल को खुश कर लूं, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही नाराज किया है। इससे पहले कि मेरा कोई और सवाल करती, शाहमीर ने इसकी पंखुड़ियों पर अपने जज्बातों की लौ से सुलगते हुए होंठ रखकर इसके जूसी जूसी पंखुड़ियों को सख्ती से अपनी कैद में ले गया। वो एक बार फिर से जामे मोहब्बत पीते हुए अपनी तश्तगी में डाल रहा था। जामे मोहब्बत को अपने जान के होंठों पे से पे कर होठों पे से कसर को ऊपर उठाकर इसके दोनों शानों पर बारी बारी लब रखकर इसकी बंद आंखों को देखता है। बेसाख्ता मुस्कुराया। मेरा आंखें खोलो, इसने हुक्म दिया। नहीं नहीं नहीं, इसे घबराए पूरे तनफ्फुस से सर नफी में हिलाया। मैंने कहा आंखें खोलो, वरना मैं अपने तरीके से खुलवाऊंगा। वो वो सख्त बारोब लहजे में बोला। मेघा ने सटपटा कर आंखें खोली, मगर इसकी आंखों को देखने के बजाय वह इसके सीने पर मरकूज किए हुए देखने लगे। शाहमीर ने इसकी थोड़ी को पकड़कर ऊपर किया। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। इसने बमुश्किल इसकी आंखों में देखा। शाहमीर ने इसकी आंखों में लाली गई इसके अंदर की बातों से उठते हुए तूफान का मंजर दिखा रही थी।
मिरहा ने फौरन से पहले नजरें झुका ली। मीर की आंखों का मंजर देखकर इसका तनफ्फुस फूलने लगा। मीर मुस्कुराती नजरों से इसे शर्माते हुए देख कर चेहरे को देख रहा था। झुककर इसके शहरक को अपने दहकते होंठों से छुआ। वो गहरा सांस भरकर इसके कांधों को थाम गई। मीर के शिद्दत भरे होंठ इसकी ब्यूटी बोन को चलाने लगे थे। मिरहा ने मचलते हुए अपनी एड़ियां बैठ पर रगड़ी। वो तेज रफ्तार से इसके वजूद से सहराब होना चाहता था, जबकि इसकी तेजी और मिरहा के पूरे वजूद में लहरें सर्द लहरें से तोड़ने लगी थी। इतने दिनों बाद मीर का अचानक करीब होना और मीर का इतना तेजी से इस पर हावी होना मिरहा की नाजुक सी जान को कड़ी मुश्किल में डाल रहा था। वो दहकते गुलाबी चेहरे के साथ तड़प कर इसे कुछ देर रोकने लगी। जब वो इसके नाजुक से जिस्म पर अपना भारी वजूद लिए इसे पूरी तरह से हावी होने लगा, इसकी हर इल्तिजा को अपने होठों की कैद में लिए जाकर कैद किए। इसकी सारी इल्तिजाएं हलक में रोक रहा था। इसके अंदर मोहब्बत पर मिरहा ने हैरत व यकीनी से देखा। फिर झटके से इसकी कॉलर पकड़ा। आप मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे? शाहमीर इसके अंदर अंदाज को बदला हुआ देखा। मिरहा नहीं, सख्ती से कॉलर को पकड़ते हुए जवाब तलब नजरों से देखा। मेरी जान, जितनी मर्जी बातें कर लेना, मगर अभी के लिए कोई सवाल, कोई जवाब नहीं। वो फुल स्टॉप लगाते हुए बोला था। वो अपने दिल की हालत कैसे बताता जो एक महीने से अपनी जान से दूर था। इसने किसी सफर कैसे पूरा किया था, वो तो सिर्फ इसका दिल ही जानता था। और अब ये लड़की सवाल कर करके इसका काम में वो मज़ाहमतें खड़ी कर रही थी, जबकि मीर आज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। दोनों कलाइयों को अपने कॉलर से नरमी से हटाते हुए थोड़ी सी आंखें दिखाई, जैसे कह रहा हो कि अब कोई और हरकत मत करना। इसके दोनों हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखते हुए तकिए के दोनों जानिब पिन कर दिए। इसकी नाजुक सी उंगलियों में अपने मजबूत उंगलियां फंसा ली। इसे पूरी तरह से साकत करके इसके बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा। वो मदहोश सा हो रहा था। इसके वजूद की खुशबू इसके मखमली गालों पर इसने एक सख्त मर्दाना बेड वाली गाल को रब करते हुए मदहोशी में बहता चला जा रहा था। इसके सख्त बेड की चुभन से मिरहा के मुंह से सिसकी निकली। मीर मीर मुझे आपकी दाढ़ी चुभ रही है। सुबह उठकर क्लीन शेव करवा दूंगा। मिरहा, अब अगर तुमने मेरे काम में मदाखलत की तो तुम्हारी जान को इतना मुश्किल कर दूंगा कि आज के बाद तुमको ऐसे टाइम में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होगी। इसे धमकी देते हुए वापस अपने काम में लग गया। शाहमीर मिरहा पर ऐसे वक्त पर सख्ती नहीं दिखाता था और धमकी तो बिल्कुल नहीं देता था, और आज वो अपने जज्बातों के ठाठे मारते हुए समंदर को रोक नहीं पा रहा था। ऐसे में मिरहा की मदाखलत को धमकी से रोका। मिरहा के मुंह से दोबारा कोई सवाल नहीं निकला, मगर इसे शामिर के बदले हुए अंदाज की समझ नहीं आ रही थी। वह इसकी ब्यूटी बॉन को चूम रहा था। अपनी ब्यूटी बॉन पर इसके लबों के लम्स को से मचलते हुए मिरहा बेड पर अपनी एड़ियों को रगड़ रही थी। शामिर के जज्बातों की लौ से सुलगते हुए लम्स इसकी ब्यूटी बॉन को जला रहे थे। इसकी शर्ट को दामन से पकड़ते हुए ऊपर की जानिब ले जाकर अलग करके वजूद से अलग कर चुका था। मीर, क्या इस अंदाज पर इसने तड़प कर मीर का नाम लिया। वह आंखें बंद कर गई। रूम में फुल रोशनी थी। मिरहा अपनी हालत पर शर्माते हुए खुद को कहीं छुपा लेना चाहती थी। मीर की जान, मरीज़े इश्क हूँ, इश्क की हदों को छूने की इजाजत है। इसके ऊपर झुककर इसके कान की लौं को चूमकर सरगोशी की। अपने कान नाजुक सी लौं पर इसके लबों के लम्स वो सटपटाई थी। आहिस्ता से पंखुड़ियों को चूमते हुए जवाब तलब नजरों से देखा। मीर के नए अंदाज़े मोहब्बत पर मिरहा का हलक खुश हुआ था। आंखें बंद करके इसने गहरा सांस लिया। प्लीज लाइट बंद कर देना, वो मिनमिनाई थी। नहीं हो सकती लाइट बंद, मुझे तुम्हें देखना है। तुम्हें पता है 1 महीना हो गया है मैंने तुम्हें करीब से नहीं देखा। अपनी ड्यूटी देकर इतनी मुश्किल से छुट्टी लेकर मैं यहाँ तक पर बंद लाइटें बंद नहीं करने आया। मेरी जान, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे लबों से सुनना चाहता हूँ कि मुझे इजाजत है तुम्हारे वजूद की रनाइयों को लबों से चूमने की, अपनी मोहब्बत की बारिश तुम पर बरसाने की। गहरी नजरें इसके सरापे पर डालते हुए खुमारदार लहजे से कहा। इतना कुछ मेरी इजाजत से किया है। मिरहा को रोशनी में इतनी शर्म आ रही थी, इसलिए इसने भी सीधा जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ। अगर मैं ना कहूँ
وہ بھی شاید اس کا مزید امتحان لے رہی تھی۔ میر کی جان کی دھڑکنیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ کان اس کے دل والے مقام کے قریب کرتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولا، تو پھر زبان سے کیوں سنتا ہے؟ وہ حیا آمیز لہجے میں بولی، اپنی جان کے لبوں سے۔ ہاں سنو، دل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے چہرے پر محبت بھرے لمس چھوڑتے والے سمٹنے پر مجبور کر رہا ہے۔ آپ خراب ہو گئے ہیں میر، میرا بہت اچھا تھا، وہ میری ہر بات مانتا تھا، اور میں اپنی اسی میر سے محبت کرتی ہوں، آپ سے نہیں۔ آنکھوں کو شرم سے اس کے کسرتے سینے پر مرکوز کیے ہوئے دھیمی دھیمی لہجے میں بول کر اس کے دل کی در بجلیاں گرا رہی تھی۔ بس یہ آنکھوں میں خماری سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا محبت سے انکار کرنا شامیر کو اس انداز سرور دے گیا۔ اب میں اپنی جان کو اس میر سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ بہت محبت بھری گرفت میں لے چکا تھا۔ پھولتے تنفس سے گہری سانسیں لیتے اس کی گرفت میں تھی، اپنی من مانی بھی کیے جا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیوں ضدی انداز میں اس کے منہ سے ہاں کا طلبگار تھا۔ میرا سے محبت کرنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ صرف شامیر ملک کو، اور یہ میرا پر لازم ہے کہ وہ بھی میر کو اپنا بے پناہ پیار کرے۔ شاباش، اپنے ان خوبصورت ہونٹوں سے ہاں بولو۔ اس کی پنکھڑیوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے پوائنٹ کیا۔ نہیں بولوں گی، وہ بھی آج آپ میرے ساتھ ضد پر اڑ گئی تھی۔ سوچ لو کھا جاؤں گا۔ کومل سے گال پر دانتوں سے ہلکا سا کٹ کیا اور ایک دھمکی دیتے جیسے بتا رہا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی آپ یہی کر رہے تھے۔ گال پر دانتوں کی چبھن سے سی کی آواز نکالتے ہوئے احساس دلایا کہ وہ پہلے بھی اسی کھانے میں کوئی غسر نہیں تھی۔ سوچ لو میری جان، تم خود مجھے انوائٹ کر رہی ہو۔ اس کی بہکی نظریں، مسکراتے لب، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دشمنوں پر قہر بن کر گرنے والا ACP شامیر ملک جب اپنی بیوی کے پاس ہوتا تو اس کا انداز ہی الگ تھا۔ سوچ لیا ہے پولیس والے نے کہ بیوی ہوں دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، اور وہ بھی خود کو بہادر دکھا رہی تھی۔ یہ تو تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ ہنستے آ رہی تھی میرا کے ایٹیٹیوڈ والے جواب سے۔ یہ کیا میر، آپ نے آتے ہی عدالت کھول لی ہے۔ جج بن کر وہ آخری فیصلہ ہے، یہ پوچھنے کے لیے اس نے اپنے آچھی لب دہرائے گئے۔ میں اپنے جسم پر شامیر کے بے باک ہاتھوں کے لمس سے وہ سمٹنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ ایک دل تھا جو دھک دھک کر کے پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ اچھا جی، خود کو سوال کر کے میرے جذباتوں کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور میرے دو ہی سوالوں کے میری جان گھبرا گئی۔ مت بھولو، مجھے ہاں ایک کہلوانا آتا ہے، وہ بھی ضدی کے بنا ہوا۔ میر پلیز، میر ایسے مت کرے۔ میرا اس کے ہاتھوں کے نیچے مچل رہی تھی۔ میرا کو بہت زیادہ گدگدی ہوتی تھی، اور شامیر اس کے پاؤں میں اپنے دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس کی جان نکل رہا تھا۔ پہلے ہاں بولو۔ دونوں پیروں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اسے ہاں بولنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، پلیز اب گدگدی مت کرنا۔ وہ ایک ہی سانس میں 3 بار ہاں بول گئی تھی۔ میری جان، اب گدگدی نہیں، باقی سب کچھ کروں گا۔ بہت ضدی اور چالاک سمجھتی ہو خود کو۔ مت بھولا کرو تمہارا شوہر پولیس والا ہے۔ کسی کے منہ سے ہاں نکلوانے کے سارے ہتھ کنڈے اسے آتے ہیں۔ وہ واپس سے اسے اوپر آنے لگا۔ اس کے وجود پر شرٹ نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس رکھے ہوئے اپنے دوپٹے کو کھینچ کر اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے حیا سے لال سرخ ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے میر اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اور اب وہ کھلے عام اس کے وجود کے رعنائیوں کو گہری نظروں سے دیکھ کر دانت نکال رہا تھا۔ میری پراپرٹی کو مجھ سے چھپاؤ گی؟ دوپٹے کو ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے ہوا میں دور پھینک چکا تھا۔ میر، آپ کتنے بے شرم ہو گئے ہیں۔ اپنی قابل رحم حالت کو میرا کیسے چھپاتی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس جس سے وہ اپنے وجود کو میر کی گہری نظروں سے بچاتی۔ بیڈ کے نیچے کی جانب رکھے ہوئے بلینکٹ کو بھی وہ پاؤں مار کر بیڈ سے نیچے گرا چکا تھا۔
और दुपट्टे को भी फर्श पर फेंक चुका था। वो क्या करती खुद को छुपाने के लिए। वो सोचकर गुस्से से मीर पर चिल्लाई, क्या करूं, मेरी बीवी को बहुत शर्म आती है। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे बेशर्म होना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पर अपने प्यारे प्यारे बच्चों को रखना है। वो कब से अपने पापा से मिलने का वेट कर रहे हैं। इसके छोटू से पेट पर अपने लब रखकर चूम लिया। शाहमीर इसके बेबाक अंदाज पर मिरहा शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो इसके छोटू से पेट को अपने मर्दाना हाथ से सहला रहा था, इसके बिल्कुल साथ लेटा हुआ, अपना एक हाथ इसकी गर्दन से नीचे इसे गुजारते हुए इसका सर अपने बाजू पर रखे हुए था। अपनी टांग इसके दोनों टांगों के ऊपर रखकर इसकी टांगों को पिन कर रखा था। हाथ इसके पेट पर रखे हुए सहला रहा था। इसके हाथ की हिद्दत से मिरहा पूरे वजूद में सनसनी दौड़ रही थी। वो शर्माते हुए अपना चेहरा मोड़कर इसके बाजू में छुपाने लगी थी। मीर, मैं सोच रहा हूँ, मिरहा, मैं सोच रहा हूँ कि इतने छोटे से पेट में मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। कैसे शामबीर को आधी रात अपने बच्चों की फिक्र लग गई थी कि वो मिरहा के छोटे से पेट के अंदर कैसे रहेंगे। मिरहा का पेट तो साथ चिपका हुआ था, ना होने के बराबर। मीर चुप कर जाए, मैं रो दूंगी। शाहमीर तो आज बेबाकियों की सारी हद पार करता जा रहा था। फिक्र मत करो, कुछ ही देर में जैसे हाँ करने पर मजबूर किया है, ऐसे तुम्हें रोने पर भी मजबूर कर दूंगा। वो भी मिरहा को तंग करने के मूड में था। इसका शर्माना मिरहा को और शाह दे रहा था। मीर, तंग मत करें, मैं आपको मारूंगी। हल्का सा चिल्लाते इसके सीने में सर छुपा गई। मेरी जान, अपनी अदाओं से मुझे मार ही तो रही हो कब से। वो थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी शर्ट के बटन खोलकर उतार कर फर्श पर फेंक फेंक चुका था। इसके पेट पर झुका और अपने होठों से चूमता हुआ नरम गरम लफ्जों की शिद्दत से इसे तड़पाने लगा। वो अपने लब ऊपर की जानिब ले जा रहा था। इसके वजूद पर कपड़े न होने के बराबर थे। इसके दिल वाले मकाम के इर्द गिर्द लबों से चूम रहा था। मिरहा के मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी। तकिए के दोनों कोनों को वो अपनी मुट्ठियों में दबाए मीर के गर्म लम्सों से तड़प रही थी। मीर के लम्स इसकी जान निकाल रहे थे। इसके पूरे वजूद में मीर के लम्सों होने वाले तूफान बर्पा कर रहे थे। इसकी सिसकियों में तेजी आने लगी थी, सांसें उखड़ने लगी थी। मीर मगर मीर के लब प्यासे होंठ कहीं रुक नहीं रहे थे। मिरहा ने तकिए के दोनों कोनों को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि जैसे सारा कसूर तकिए के कोनों का ही हो। मीर इसके ऊपर विराजमान हुए इसके वजूद पर अपने मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था। वो घटा बनकर इसके ऊपर छाया हुआ था। 1 महीने की दूरी को इसके हर लौ लौ पर लबों के लम्स महसूस छोड़कर इसे तड़पाते हुए वसूल कर रहा था। वो पागलों की तरह अपने जाके जिस्म को वो पागलों की तरह अपनी जान के जिस्म को तोड़ रहा था। मेरे दोनों हाथ इसके दिल वाले मकाम पर रखे, हाथों के सख्ते दिखाए तो वो मीठे दर्द से तड़प कर जोर से सिसकने लगी। इसकी पंखड़ियों पर अपने लब रखकर सिसकियों का दम तोड़ दिया। रूम में दोनों की तेज सांसों की फिजा आवाज को रोमांटिक बना रही थी। क्या हुस्न था कि आंख से देखा 1000 बार, फिर भी नजर को हसरत दीदार रह गई। इसके कान में सरगोशी करते हुए प्यार से इसके माथे को चूम लिया। अपनी मोहब्बत की तूफानी बारिश को इसके नाजुक से मखमली वजूद पर बरसा कर इसके ऊपर ही गिर पड़ा था। वो तेज तेज सांसें ले रहा था। वो नींद की शिद्दतों की बारिश में टूटकर इसके कांधों पर हाथ रखे हुए उखड़ी हुई सांसें ले रही थी। खुर्रम सुबह अब्बास आए कि इससे रुखसती का इनकार सुनते हुए सुबह से आग बबूला होकर घर से निकला हुआ था, तो अभी तक वापस नहीं आया था। काफी देर से वो अपने डेरे से घर लौटा था। अपनी ब्लैक जीप के से बारूब शख्सियत लिए बाहर हुआ। व्हाइट कलर के कॉटन का सूट के ऊपर गले में डाली हुई शॉल जो ब्लैक कलर की थी, वो बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। माथे पे इसके बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। इसके बावजूद भी इसकी पर्सनालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। घर के मुलाजिम ने दरवाजा खोला और सर झुकाते हुए सलाम किया। जवाब देते हुए तेज तेज कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। घर में काफी सन्नाटा था, मतलब कि सब सो चुके थे, यानी कि घर के नौकर चाकर और इसके माँ बाप। इसने अपने कदम बिया के रूम की जानिब बढ़ाए थे। वो तो पहले ही बिया को बता चुका था कि वो इससे दूर नहीं रह सकता। रूम के बिल्कुल पास जाकर इसने पीछे से दबे दबे कदमों की चाप सुनकर पलट कर देखा। कुछ दूरी पर इसकी अम्मा सैन सफेद चादर को अच्छी तरह से सर पर ओढ़े खड़ी हुई थी, जो कि शायद अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। आखिर माँ थी, बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, माँ तब तक आराम से नहीं बैठ सकती जब तक इसका बच्चा घर नहीं आता।
اور خرم تو اپنی امی جان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ السلام علیکم ماما حسین۔ رات بہت ہو چکی تھی تو وہ آہستہ سے بولتے ہوئے ان کے قریب جا کر سر جھکائے کھڑا پیار لینے لگا۔ وعلیکم السلام، سر پر دونوں ہاتھوں سے پیار دیا۔ پتر رات دے اس پہر بیا دے کمرے میں جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ دیکھ چکی تھی خرم کو بیا کے روم میں جاتے ہوئے۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، مگر وہ خرم تھا جس کے اڑیل دماغ میں ایسی باتیں کم ہی بیٹھتی۔ اما سین وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اور رخصتی کے لیے آپ کے شوہر محترم تیار نہیں تو خدا کا واسطہ ہے آپ کوئی نئی پابندی مجھ پر عائد مت کرنا۔ وہ اپنے والد اڑیل غصے دار لہجے سے بولا۔ پتر کچھ دن صبر کر لے، میں ان کو سمجھا کر بیا کو تیرے ساتھ رخصت کروا دوں گی۔ لہجہ شفقت بھرا تھا، وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، بیٹے کی خواہش کو سمجھ رہی تھی، مگر لڑکی ذات کی عزت کا بھی خیال تھا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ راضی کر لو اپنے شوہر کو رخصتی کے لیے، اور بیا کے کمرے اور مجھے بیا کے کمرے میں جانے سے منع مت کرنا۔ بیوی ہے میری، کوئی گناہ نہیں کر رہا اس کے کمرے میں جا کر۔ وہ اپنے دو ہی لفظوں میں اپنی ساری بات اپنی اماں کو سمجھا چکا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بات پر اڑ جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے اس کی اماں نے چپ سادھ لی اور واپس پلٹا اور روم کا ہینڈل گھما کر اندر جانے لگا، جبکہ اس کی اماں جان اپنی ضدی بیٹے کی آگے ہار مان کر کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رات کے اس پہر وہ خرم سے بحث کرے اور آواز سن کر چودھری صاحب جاگ جائے اور پھر باپ اور بیٹے کی مزید اختلافات بڑھے۔ حقیقت تو یہی تھی کہ بیا اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی ہے، بس دنیا داری کی نظر میں ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں تو تھی مگر اپنے بیٹے کے سامنے چپ کر گئی۔ خرم کا دماغ تو اس وقت خراب ہوا جب ہینڈل گھمانے سے روم کا دروازہ نہیں کھلا۔ بیا شہزادی اندر سے کنڈی لگا کر سو چکی تھی۔ بیا کی بچی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تجھے اچھی طرح سمجھا کے منع کیا تھا کہ کمرے کی کنڈی مت لگانا۔ اگر تیری اس گستاخی کی تجھے بہت کڑی سزا نہ دی تو چودھری خرم میرا نام نہیں۔ وہ غصے سے پیچھے ہٹا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میرب اور شاہ دونوں اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ دونوں پوری پوری رات نہیں سو سکے۔ بہت دنوں کی دوری کو کل رات ایک دوسرے کے ساتھ ملا تو دونوں کی آنکھوں سے نیند تو جیسے اڑی تھی۔ شاہ پوری رات اپنی میرب کو حدت کے آغوش میں لیے کبھی سختی تو کبھی نرمی سے اپنی محبت برسا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنی شاہ کے سامنے کوئی مزاحمت کھڑی نہیں کی تھی۔ شاہ نے اسے ہلکان کرنے میں کوئی کسر تو نہ چھوڑی تھی، مگر میرب اپنے شاہ کو پہلے جیسا دیکھ کر ہر شدت کو خوشی خوشی کا قبول کرتے ہوئے پوری رات اپنے شاہ کی سختیوں کو برداشت کرتی ہوئی شاہ کے سکون کی وجہ بنے رہی۔ فجر کی اذانیں ہوئی تو دونوں فریش ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ دونوں 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتے تھے۔ میرب شادی سے پہلے تو نمازوں کی کوئی خاص پابند نہیں تھی، مگر جب سے وہ شاہ کے نکاح میں آئی تھی تو شاہ نے اسے پابندی سے نمازوں پر لگا دیا تھا، اور جب بھی میرب نماز ادا نہیں کرتی تھی تو اس سے بہت بے چینی ہوتی تھی کہ آج اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیوں نہیں کیا۔ فضا کی صورت میں صحیح مگر وہ نمازیں پوری ادا کرتی تھی، قضا کی صورت میں صحیح مگر وہ نمازیں پوری ادا کرتی تھی۔ دونوں نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ میرب کی دعاؤں میں شاہ تھا اور شاہ کی دعا میں اس کی امی جان۔ وہ اپنی امی جان کی روح کے لیے دعا کر رہا تھا اور اپنے رب سے مانگ رہا تھا کہ اس کی امی جان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دونوں تلاوت قرآن پاک کرنے لگے۔ اسٹڈی روم میں صوفے پر بیٹھ کر سامنے ٹیبل پر دونوں نے قرآن پاک رکھے ہوئے اپنے اپنے قرآن پاک پر تلاوت کر رہے تھے۔ رحمان شاہ میرب کے کچھ دیر پہلے تلاوت ختم کر کے چہرے پر دعا کے ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کر قرآن پاک کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے روم میں چلا گیا، جبکہ میرب ابھی تلاوت کر رہی تھی۔ میرب تھوڑی زیادہ دیر تک تلاوت کرنے کی عادی تھی اور شاہ اس کی عادت سے واقف تھا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پروفیسر نے کلاس کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام سر، سب اسٹوڈنٹس نے ایک ساتھ کہا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ پروقار شخصیت والے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وی آر فائن سر، سب اسٹوڈنٹس نے ایک ساتھ کہا، جس میں ماہی کی آواز سب سے زیادہ بلند اور نمایاں تھی۔ پروفیسر نے آواز کی سمت نظر اٹھائی اور ایک نظر ماہی کو دیکھ کر وائٹ بورڈ کی جانب مڑ گیا۔ پروفیسر نے آج کا پورا سلیبس بورڈ مارکر سے وائٹ بورڈ پر لکھ دیا۔ اسٹوڈنٹ، یہ ہے آج کا سلیبس، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بورڈ مارکر کو ڈرائر پر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوا۔ جی پوچھیے، ماہی کے ہاتھوں کو ہوا میں بلند دیکھ کر پروفیسر نے کہا۔ سر، میرے سوال یہ ہے کہ آپ میڈ ہیں؟
मैरिड हैं? व्हाट? प्रोफेसर ने वर्ड ऐसे अंदाज से कहा जैसे इसके कानों को यकीन ना आया हो कि स्टूडेंट ने सच में यही सवाल किया। पूरे क्लासरूम में खीखी खीखी कर हंसी का शोर उठा था। व्हाट रबिश! सबकी एक साथ खीखी खीखी करने पर प्रोफेसर को अंदाजा हो गया कि इसके कानों ने बिल्कुल सही सुना है। ड्रायर पर हाथ मारते हुए पूरी क्लास को कोशिश की कि कोशिश की आवाज से करते हुए खामोश करवाया। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा मोहतरमा, आपका नाम क्या है? दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए प्रोफेसर ने गुस्से भरी नजरों से पूछा। माही। क्या? सर, मेरा नाम माही। माही ने कुछ इस अंदाज से लिया कि प्रोफेसर को लगा कि वो तो इसको माही बोल रही है। अगर तो आपका सवाल एक जोक था तो डिस्कस्टिंग। अगर ये सच में आपका यही सवाल है तो फिर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सर, मैंने ऐसा कब कहा कि मेरा सवाल कोई जोक था? सच में सर, मेरा यही सवाल है कि क्या आप शादीशुदा हैं? माही की बच्ची, नीचे बैठ जाओ, अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करवाओगी। शिफा ने माही को हाथ मारते हुए सरगोशी में बैठने को कहा। मोहतरमा, आपकी पनिशमेंट ये है कि आप क्लासरूम से तशरीफ ले जा सकते हैं और आज का दिन मेरे पीरियड में क्लास में मत आइएगा। प्रोफेसर ने नागवार नजरों से इसे देखते हुए माही को जाने को कहा। माही अपनी बुक्स को उठाते हुए बिना शर्मिंदा हुए आराम से क्लासरूम से बाहर जा रही थी। क्लासरूम के दरवाजे पर जाकर वो पलटी। सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आप रूम से बाहर आकर मुझसे मिलेंगे? पूरी क्लास की खीखी खीखी वाली आवाज फिर से शुरू हो गई। माही ऐसी ही थी, चंचल और बिना डरे हर बात को कहने वाली। इसका बाप कॉलेज में एक अच्छी खासी डोनेशन करता था, जिसकी वजह से इसे कॉलेज में कोई भी सख्ती नहीं करता था। वो अपने बाप की बहुत ज्यादा लाडली बेटी थी, तो ऐसे में इसकी शिकायत इसके बाप को कोई नहीं करता था। मोहतरमा, मेरा आपको ये मशवरा है कि कल आप क्लास में आने से पहले अपने दिमाग का सीटी स्कैन करवाकर रिपोर्ट साथ में लाएं। माही के फजूल सवालात और क्लासरूम में स्टूडेंट्स की हंसी पर प्रोफेसर का अच्छा खासा दिमाग खराब हो गया। वो पूरी क्लास पर एक गुस्से भरी नजर डालता हुआ माही से दूरी बनाते हुए क्लासरूम से जा चुका था। माही की बच्ची तो सुधरेगी नहीं। क्या जरूरत थी प्रोफेसर से ऐसा बेहुदा सवाल करने की? प्रोफेसर के जाते ही शिफा भागते हुए माही के पास आ खड़ी हो गई, जो जाते हुए प्रोफेसर को अपनी नजरों का ताकुब में लिए हुए दूर जाता देख रही थी। अरे ओ देवदास की बच्ची, मेरी तरफ देख! शिवा माही को इस तरह गहरी नजरों से प्रोफेसर को देखते हुए इसका कांधे को हिलाते हुए बोली थी। क्या है यार, तुम्हारे तो हर वक्त तोते उड़े रहते हैं। मैंने क्या गलत पूछा? मैंने तो सिर्फ यही पूछा है ना। नॉर्मल सी बात है कि प्रोफेसर साहब, आप मैरिड हैं या नहीं। इनके फायदे के लिए पूछा है। अगर तो वो मैरिड हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं कोई और स्टेप लूं। मतलब कि तुम प्रोफेसर को लेकर सीरियस हो? शिफा ने फटी हुई नजरों से देखते हुए कहा। हद है यार, तुम मेरी दोस्त होकर मेरे दिल की हालत नहीं समझ सकती। बहुत दुख हुआ ये जानकर। शिफा के साथ चलते हुए माही ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, क्योंकि वो सच में प्रोफेसर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। शिफा ने तो माही की बात सुनकर फिलहाल चुप साध ली। इसे तो कोई जवाब नहीं नहीं सूझ रहा था। तुम क्यों सांप तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है शिफा बेबी? शिफा को अपने साथ चुपचाप चलते हुए देख माही ने घूरते हुए कहा। मैडम, इतना बड़ा कांड करके प्रोफेसर से इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ऑन क्लास रूम सवाल क्लासरूम सवाल जवाब करते आई हो। प्रोफेसर साहब गुस्से से अपना पीरियड छोड़कर चले गए हैं और मैं चुप कर गई तो मुझे सांप सूंघ गया है। माही जी, तुसी ग्रेट हो। दोनों हाथ जोड़कर इसको सलाम इस्लामी पेश करते हुए शिफा ने हैरानी से कहा। अब प्रोफेसर का दिमाग मेरी छोटी सी बात से खराब हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने ऐसा कौन सा अलजेब्रा का सवाल पूछ लिया था प्रोफेसर साहब से हल नहीं हुआ। मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि वो मैरिड है या नहीं। अगर सीधा सा जवाब दे देते तो चलो मेरी टेंशन दूर हो जाती। अब खामखा मैं इतनी टेंशन में रहूंगी कि पता नहीं इसका मतलब क्या है, इनकी शादी हुई है या नहीं। माही को अब भी लग रहा था कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया। शिफा का दिल कर रहा था माही के सर पर कोई चीज मार दे। मगर आज इसकी हरकत के बाद शिफा को एक बात तो साफ पता चल गई थी कि माही मजाक नहीं कर रही थी। वो सच में प्रोफेसर के इश्क में मुब्तला थी। वो प्रोफेसर के लिए सीरियस थी। मीरा कुरान मजीद पढ़कर रूम में आई तो शाह अपनी आंखों पर बाजू रखे हुए कंबल पर ओढ़े सीधा लेटा हुआ था। वापस आओ, कहाँ जा रही है? शाह की भारी आवाज की समाज से टकराई तो वो दरवाजे के करीब जाते हुए पलट कर देखने लगी। इसे लगा था कि शायद शाह सो चुका है। वो तो नीचे जाकर एक राउंड लगाकर आए। आखिर
वही तो घर की मालकिन थी और घर की सारी जिम्मेदारी इसकी थी। पहले तो अम्मी जान के होते हुए मीरत लेट भी लेट भी नीचे जाती तो गुजारा चल जाता था, मगर अब जाकर मुलाजमों को देखना पड़ता था, इसलिए वो नीचे जा रही थी। शाह, मुझे लगा कि शायद आप सो गए हैं, इसलिए मैं घर का चक्कर लगा के आती हूँ। वो कदम उठाती हुई बेड के पास आ गई। जाने शाह, अपने छोटे से दिमाग से ज्यादा मत सोचा करो। मैं बिल्कुल नहीं सोया, तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। इसके हाथ को अपने मजबूत हाथ में पकड़े हुए इसे खींच कर अपने ऊपर किया। तुम्हारा घर अपनी जगह पर है, कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारा घर चलकर इतने दिनों से भूखे शेर के मुंह को खून लत की लत लगाकर अब सुबह सुबह फरार होने लगी थी। शाह की बहकी हुई आवाज और नजर देखकर मीरब समझ गई थी कि मर गई। शाह हमेशा की तरह अपने खूबसूरत रात की सुबह को इसे हलकान करेगा। और ऊपर से इसे ये सोचकर झटका लगा था कि आज संडे है, यानी कि इसके शाह ने ऑफिस भी नहीं जाना था। और बहुत अरसे के बाद ये संडे मीरब की जान पर बहुत भारी पड़ने वाला था। वो अपनी सोच में वही मुब्तला थी कि शाह ने इसे झटके से दूसरी जानिब करते हुए बेड पर लिटा दिया।